आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने बेसिक मैथमेटिक्स की। और बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सारी बारीकियां ऐसी होती है गणित के अंदर, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देखो जो 10th क्लास तक उन बातों पर ध्यान देते नहीं हैं। अब बहुत सारी कमियां होती है जो बचपन से देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। देखो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे आपके सामने, और ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर देखने को मिलती है। भले आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए किसी भी गणित के टॉपिक में, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो दिक्कत करती है बाद में जाके, है ना। उन्हीं के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, तो आराम से सुनना है आपको और सुन के आपको अप्लाई करना है उनको। तो चलो अपन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 0/1, कुछ इंपॉर्टेंट बातें 1/0, और ये लिखा मैंने 0/0, 0 की पावर 0, और एक वैल्यू लिखी मैंने आपके सामने √-1। इनको गौर से देखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर मैक्सिमम बच्चों से गलत होने के चांस काफी ज्यादा बन जाते हैं। देखो जैसे अपन ने लिखा आपके सामने का 0 में 1 का भाग देने पर क्या आता है, 1 में 0 का भाग देने पर क्या आता है, 0 में 0 का भाग देने पर क्या आता है, 0 की पावर 0 क्या होता है, और √-1 की वैल्यू क्या होती है। तो ये बेसिक थिंग्स है। जब आप गणित पढ़ेंगे, कंप्लीटली गणित पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इन बेसिक चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, है ना। तो ये समझो कि ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो बेसिक थिंग्स है, उन्हीं के बारे में बात करें, बस सुनते जाइए। लेकिन ये काम एंड में करेंगे अपन 25 मिनट बाद, है ना। तो अभी तो आपको सिर्फ सुनना ही। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि दुनिया की किसी भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं, 1 का ही भाग देना जरूरी नहीं कि हम 1 का ही भाग दें, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। 1 का दो, 2 का दो, 20 का दो, 40 का दो, 100 का दो, 80 का दो, तुम्हारी मर्जी पड़ा उसका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि किसी भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं, किसी भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं तो उसका मान 0 आता है भैया। कितना आता है बताओ, 0। तो याद रखना आज के बाद जब भी किसी भी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो उसका मान आता है आपका 0, है ना, याद रखिएगा। और इन दोनों फोटोज में रात दिन का अंतर है। कई बच्चे इनको सेम समझ लेते हैं, सेम नहीं है, तभी तो बता रहे हैं आपको। तो दुनिया की किसी भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं तो आंसर होता है आपका 0। और दुनिया की किसी भी संख्या में, ये संख्या ऊपर देखो आप, दुनिया की किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो इसका आंसर अनंत होता है। क्या होता है बताओ, अनंत। एक दूसरे का उल्टा है, याद रखिए। नहीं तो कई बच्चे इसको एक ही समझ लेते हैं और सेम थिंग देते हैं, क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो बेचारा उनके साथ गलतियां कराई जाती है, या तो टीचर्स भी गलत बताते हैं, तो इस वजह से उनको दिक्कत होना करना पड़ता है 10th क्लास के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बच्चे आते हैं। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग देने पर 0 आता है, 1 में 0 का भाग देने पर अनंत आता है। और मैं कहूँ अगर 0 में 0 का भाग दो, 0 में 0 का भाग दो, तो कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसी गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और जो वरामीर जी ने की थी, वरामीर जी ने कहा था आज से सदियों पहले कि 0 में 0 का भाग देने पर 0 आता है, और आने वाले गणितज्ञों ने साबित कर दिया कि 0/0 का मान 0 नहीं होता है ना। तो इसलिए आप जानते हैं कि आर्यभट्ट जी को तो सभी जानते होंगे आप, आर्यभट्ट के समकालीन वरामीर थे, काफी ज्यादा टैलेंटेड आदमी थे, लेकिन आप में से कोई लोग जानते भी उनको। वे एक गलती इंसान का पूरा कैरियर नाबूद कर देते भी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो 0/0 का मान 0 नहीं होता है। आज के बाद कभी भी कहीं भी मिल जाए तो याद रखिएगा इसका मान होता है अनिर्धारित, ये होता है नॉट डिफाइंड, है ना। ये होता है अनिर्धारित, मतलब 0 में 0 का भाग देने पर अनिर्धारित आता है, या फिर 0 की पावर 0 होता है ना, वह भी अनिर्धारित होता है। मतलब आज तक दुनिया का कोई भी गणितज्ञ इसका निर्धारण नहीं कर पाया है, न अभी तक हुआ है। तो आज का बात याद रखिएगा, 0 में 0 का भाग देने का 0 आने की जरूरत नहीं है, और 0 आता भी नहीं, ध्यान रखना। और 0 की पावर 0 भी 0 नहीं होता है, ये भी बात बांट लेना, सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बातें बेसिक है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 0 में 0 का भाग दो, ये 0 की पावर 0 हो, इनका मान अनिर्धारित है। आज तक इनका निर्धारण नहीं हुआ है। अंग्रेजी में बोलो तो नॉट डिफाइंड, और हिंदी में बोलो तो अनिर्धारित। आज तक इनका निर्धारण किसी भी गणितज्ञ ने नहीं किया है। ठीक है, तो 0 में 0 का भाग देने पर अनिर्धारित आता है, और 0 की पावर 0 भी क्या आता है, अनिर्धारित। तो इनको सोल्व करने की कोशिश मत करना, सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है भी। इसके बाद मैंने लिखा ऑप्शन √-1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 0, बी ऑप्शन लिखा मैंने 1, और ये लिखा मैंने -1, और डी लिखा मैंने नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है भी इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने दिया और आपसे बोला कि आप मुझे √-1 का मान बताइए। तो कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे करते हैं, सर 1 का वर्गमूल 1 होता है, बाहर निकाल दो, माइनस भी निकाल दो तो आंसर -1 हो गया। गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। कोई कहते हैं सर माइनस को ध्यान मत रखो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, लिख दो। कई बच्चे 0 दे दे, ऐसी गलती भूल के मत करना। √-1 एक काल्पनिक संख्या है। √-1 क्या है बताओ, एक काल्पनिक संख्या जिसे आयोटा नामक गणितज्ञ ने इसका नाम रिप्रेजेंट किया था भाई, ये काल्पनिक संख्या है। √-1 एक काल्पनिक संख्या है जिसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आयोटा, क्योंकि आयोटा नामक गणितज्ञ ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसलिए आयोटा कहते हैं इसे। √-1 आयोटा वैल्यू होती है इसकी, और इसको आयोटा बोला जाता है, याद रखिएगा। √-1 सोल ही नहीं होता है,
तो कई बच्चे जल्दबाजी में इसको भी सोल्व कर देते हैं, याद रखेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सोल्व ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं कि आप सोल्व कर पाओ इसको। तो अपन ये तो कह रहे हैं आपके सामने बिल्कुल बेसिक चीज है और आसान है, ठीक है। तो आज बेसिक चीजों के बारे में बात करें अपन आपके सामने। तो रूट -1 की जो वैल्यू होती है ना, उसका मान नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि एक काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या बताइए? काल्पनिक। अब मैंने लिखा आपके सामने, जैसे यहाँ पर लिखा a की पावर 0, ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है भैया। दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 घात लगती है, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, 100 की पावर 0 हो, 200 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, 1 लाख की पावर 0 हो, तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 100 की पावर 0 भी लिखते हो या आप 1 की पावर 0 भी लिखते हो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, जिस संख्या के ऊपर 0 घात लग जाए उसका मान 1 हो जाता है, दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर। जैसे a की पावर 0 इसका मान 1 है और 100 की पावर 0 का मान भी क्या है? 1 है। और थोड़े वाला 1000 की पावर 0 जब भी मान कितना होगा? 1 होगा। दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 घात लग जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। दुनिया की कोई भी संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात लगता है तो मान कितना हो जाता है? बताओ, 1 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे अपन, ये तो बेसिक थिंग्स है आपकी जिनके बारे में अपन ने चर्चा करी, और भी बेसिक होता है जिनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आप, जैसे कई बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे गणित के, और टॉपिक पढ़ते वक्त कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती है, जैसे समीकरण को सोल्व करना, और समीकरण जब सोल्व की जाती है तो कैसे समीकरण आपको दी जाती है वो आप ऑलरेडी पहले से सीख जाते हैं, तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर देखो, 5x + 3, ये लिखा मैंने 2x + 8, 5x + 3 और 2x + 8, ये लिखा मैंने आपके सामने, ठीक है। एक समीकरण गौर से देखिएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक है आपके सिलेबस में जिनको अपन पढ़ेंगे गणित में, तो ऐसी चीजें बीच बीच में काम आएगी अपने। फिर उस टाइम पे बच्चे क्या है, टाइम ज्यादा लगाते हैं, और टाइम ज्यादा लगने की वजह से सिलेक्शन पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय की बचत। कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम पे क्या है? समय की बचत। सन 2000 देखो, मुझे कंपटीशन पढ़ाते हुए 16 साल के आसपास हो गए पढ़ाते हुए, 2010 से मैंने कंपटीशन पढ़ाना शुरू किया था। इस बात को तो भली बात है समझ गए। 2016 के पहले तो हम कहते थे कि जिस बच्चे को आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात हम इजीली कह देते थे कि जिस बच्चे को आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम 2016 के पहले कह देते थे बच्चे से। लेकिन अभी तो हम ये कहते हैं 2026-25 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो बच्चों से यही कहते हैं कि जिसको आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा भैया, सिलेक्शन उसका होगा जिसको जल्दी आएगा। यानी याद रखें, आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो आना इंपॉर्टेंट था 2016 के पहले, लेकिन अब आना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो उसका होगा जिसको जल्दी आएगा। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बैठे हो, मैंने बोला कि एक क्वेश्चन दिया मैंने मैथ का आपको, ठीक है। इन्होंने उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में किया, इन्होंने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दिया, उन्होंने इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दिया। इन्होंने 40 सेकंड में किया, इन्होंने 30 सेकंड में कर दिया, और इन्होंने 10 सेकंड में कर दिया। तो बताओ, मुझे 3 में से एक ही सीट है मेरे पास, 3 नहीं है मेरे पास सीट है, तो बताओ मैं किसको लूंगा फिर? हाँ, 10 सेकंड वाले को लूंगा यार। यहाँ तो सेकंडों में छट गए बच्चे। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी पॉसिबिलिटी समय के हिसाब से होगी। समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन के अंदर प्रेजेंट टाइम पे। तो आपको समय की बचत करने के लिए कुछ बारीकियां सीखनी पड़ेगी, और उन्हीं बारीकियों के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो चलो देखो, गणित में एक छोटा सा नियम है जो आपको बता देते हैं। जब समीकरण में संख्याएं इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। समीकरण में जब संख्याएं इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं बताओ? चिन्ह। जैसे प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है बताओ? प्लस हो जाता है। जब समीकरण में संख्याएं इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं बताओ? चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपके सामने 2x उधर जाए, काय का हो जाएगा बताओ? आपका माइनस का हो जाएगा, और ये 3 उधर जाए, काय का हो जाएगा बताओ? माइनस का, है ना, याद रखेगा। और दो चीजें और पहले बता देता हूं मैं आपको। x वाले के सामने x वाली संख्या जाएगी x वाले के पास, और अचर संख्या है उसके सामने अचर संख्या ही जाएगी, ये बात याद रखेगा, उसके पास वही जाएगी। अपन क्लियर कह रहे हैं, जब संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। क्या बदलते हैं? चिन्ह। और दुनिया की किसी भी संख्या का काय का भी चिन्ह होता तो उसका काय का चिन्ह होता बता? प्लस का। जैसे ये 2x का काय का चिन्ह दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है तो प्लस है, बिल्कुल सही बात है। और ये 5x का भी काय का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, बिल्कुल सही। तो 2x उधर जाए, काय का हो जाएगा बताओ? माइनस का। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5x - 2x, और ये 3 इधर जाए, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो ये लिखूंगा 8 - 3, लिख दिया। अब घटा देते हैं अपन, 5x - 2x गया कितना बच जाएगा आपका? 3x, और 8 में 3 गया कितना बच गया? 5। अब क्या करोगे आप? 3 को नीचे घुमा दो, 3 को नीचे घुमाते ही हो जाएगा भी आपका 5/3। 3 को नीचे घुमाते ही क्या हो जाएगा? 5/3। तो इस प्रकार के समीकरण जब भी कभी आपको देखने को मिले तो आपको करना क्या है
कि एक्स वाली टर्म्स या वाई वाली टर्म जो भी हो उसको एक साइड करना है एल्जेब्रिक फंक्शन को, और सादा संख्या को एक साइड करना है। और आप अच्छी तरह समझ गए जो संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। क्या बदलते हैं बताओ? चिन्ह। बिल्कुल जीरो से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब किसी ने कहा सर कई बार एग्जाम के अंदर हमको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब हमको दो समीकरण सोल्व करने पड़ेंगे, जैसे प्रतिशत में आए हुए आधारित प्रश्न, बहुत सारे अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक। तो कहने का मतलब आपको दो समीकरण सोल्व करने की जरूरत पड़ जाएगी कभी। तो दो समीकरण कैसे सोल्व करते हैं वो भी सिखाता हूं मैं। जैसे एक समीकरण तो लिखे मैंने 3x प्लस y बराबर 8 दे रखा है आपको एक समीकरण। तो एक समीकरण दे रखी है आपको 2x प्लस 6y बराबर दे रखा है आपको 5। ये दो समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है। क्लियर? देखो आप अब इन दोनों समीकरणों को मुझे सोल्व करना है। तो सोल्व करने का एक तरीका भी है। अगर आपको y काटना है, क्या काटना है? y। जैसे x का मान निकालना और y काटना है, तो y काटना है तो x का गुणांक बराबर करो, y काटना तो x का गुणांक y का गुणांक बराबर करो, और x काटना x का गुणांक बराबर करो। जैसे आप y हटाना चाहते हैं तो y का गुणांक बराबर कर दो, और x हटाना चाहते हो तो x का गुणांक बराबर कर दो। जैसे मुझे y हटाना है, क्या हटाना बताओ? y। तो y के गुणांक से ऊपर नीचे गुणा कर दो, y हट जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ y का गुणांक कितना बताओ? 6। y गुणांक क्या है? 6। तो ऊपर वाले समीकरण को पूरी को 6 से गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ ऊपर y का गुणांक क्या है? 1। जब कुछ भी ना तो वहाँ 1 होता है, तो y का गुणांक वहाँ 1 है, तो नीचे वाले समीकरण को से गुणा करते हैं बताओ? 1 से। नीचे वाले y के गुणांक से ऊपर वाले समीकरण, और ऊपर वाले y के गुणांक से नीचे वाले समीकरण, ऐसा गुणा करके दोबारा लिख देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो नीचे वाले y के गुणांक से ऊपर वाले समीकरण कर दी, और ऊपर वाले y के गुणांक से नीचे वाले समीकरण अपन ने गुणा कर दी, और अपन दोबारा लिख देंगे। देखो सुगोर्स देखो, ये हो जाएगा आपका 18x। कितना हो जाएगा? 18x। और ये हो जाएगा आपका 6y, और 6 8 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, ये 1 से गुणा करने पर समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा भाई? 1 से गुणा करने पर तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा मुझे। अब नीचे चिन्ह बदलने पड़ते हैं अभी। देखो ये प्लस थे माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो गया भाई, तो चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदलने के बाद आप जानते हैं 6y से 6y कट जाएगा, प्लस का और माइनस का। अब बताओ 18x तो प्लस का और 2x माइनस का, तो क्या बचेगा बताओ? 16x। तो ये हो गया आपका 16x, और 48 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 43 आना। तो ये लिख दिया मैंने 43। अब x बराबर आ गया आपका 43/16। ये आ गया आपका x का मान। किसका मान निकाल दिया अपन ने? x का मान। तो जब भी कभी क्वेश्चन करोगे आप तो जरूरी नहीं कि भिन्नात्मक आंसर आया आपका, ऐसा नहीं है। सिंपल आंसर भी आ जाता है, ये संख्या कट भी जाती है, और सिंपल आंसर आ जाता है x का मान। वो इन दोनों में किसी भी समीकरण में रख दो, वहां से y का मान आ जाता है। x का मान जब इसमें अपन किसी भी समीकरण में रख दोगे तो लगभग उसका मान आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। x का मान यहाँ से जब निकालेंगे और उसमें अपन पुट कर देंगे। इस प्रकार से जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे अपन और समीकरण सोल्व करने की जरूरत पड़े तो इस प्रकार से हम समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। समीकरण सोल्व करने की कोई जरूरत दिक्कत नहीं आएगी, और जब भी अपन ये अप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है भाई। अब आते हैं अपन इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अपन बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जब अपन को गुणा करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो गुणा करना एक कमाल की थिंग्स है, जो बहुत सारी बातें हैं जो काफी हैबिचुअल रिएक्शन में अपने काम आती है। जैसे मैं वालों आपके सामने जिन संख्याओं का, सुनना गौर से, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग करना। देखना, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग करना। जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है उनका वर्ग आपको करना है, ये अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक कितना हो? 5 हो, उनका वर्ग अपन को निकालना है, ये अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो देखो इस प्रकार की संख्या होती है, जैसे मैंने लिखा का 15 का वर्ग 15 गुणा 15 कितना होगा, फिर 25 गुणा 25 कितना होगा, ऐसा बोला आपके सामने। 35 गुणा 35 कितना होगा, ये आपका होगा। और 45 गुणा 45 कितना होगा, ये हम निकालेंगे, है ना। इसी प्रकार से आगे देखो 55 गुणा 55 कितनी बड़ी संख्या है ना, 65 गुणा 65 इकाई अंक 5 है ना, देखो पीछे उनका वर्ग कर रहे हैं अपन। 75 गुणा 75 है ना, इनको सोल्व करना। देखो एक बार जैसे ही बचपन की बात है, मैं भी देख रहा था इंडिया गॉट टैलेंट आता था, अभी भी आता है। तो बचपन में मैं भी देख रहा था, तो मैंने भी सोचा एक लड़का हॉट सीट पे बैठा छोटा सा 4-5 साल का, और उससे पूछा जा रहा है कि बेटा बता 45 को 45 से गुणा करने पे क्या आता है। तो मात्र 2 सेकंड में जवाब दे रहा था, है ना। 45 को 45 से गुणा करने पे क्या आता है, 2 सेकंड में जवाब। तो मुझे भी छोटा था, जो मुझे भी अजीब लग रहा था कि यार ये ऐसा कैसा पॉसिबल है कि इतना छोटा सा बच्चा है 45 को 45 से गुणा कितना फास्ट कैसे कर रहा है। तो भैया बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ ट्रिकी वेरिएंट होते हैं जो पहले से सेट कर रखे थे, और खाली मेमोरी कार्ड होता है छोटा बच्चा, तो उसको जो सिखाओगे वो अपना आप सीखेगा। तो यहाँ भी आज आपको बता रहे थे, आज के बाद आप भी 2 सेकंड में कर दो, कौन सी बड़ी बात है।
है ना। सीखने के बाद कोई भी चीज़ अपन 2 सेकंड में कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि उसके दिमाग में बात पहले सेट कर रखी थी कि जिन संख्याओं का एकाक अंक 5 अगर उनका वर्ग तुमसे पूछा जाए तो पीछे तो 5 आना है। उनका वर्ग आपसे पूछा जाए तो पीछे क्या आना बताओ, 5 आना है। ये बात तो आपको याद रखनी कि पीछे तो हमेशा 5 आना है। पीछे क्या आना बताओ, 25। 5 का वर्ग मतलब 25। तो उसे उसको क्लियर क्या रखा था, पीछे तो 25 ही बोलना है तुझे। पीछे से क्या बोलना बताओ, 25 ही बोलना है। तो बेचारा जैसे बोला ना 15 गुणा 15 बताओ, तो उसको पता था कि हमेशा मुझे पीछे तो 25 ही बोलना है, तो पीछे तो 25 ही याद रखता था। अरे आगे जो दे रहा है ना 1 दे रहा है आपको, तो 1 से बड़ी संख्या क्या होती है बताओ, 2 होती है। 1 से बड़ी संख्या 2। उसको क्या रखा था कि जो संख्या दे रही है उससे एक बड़ी संख्या और उस संख्या को गुणा करके बोलना है। तो 1 और 1 से बड़ी संख्या क्या है 2, तो 1 और 2 को गुणा किया तो कितना क्या बताओ 2। तो ये डायरेक्ट बोल रहा 225, मतलब 15 को 15 से गुणा करने में कितना 225। अब देखो फिर इसको भी गुणा करेंगे तो पीछे तो 25 बोलेगा, इसको सिखा रखा है 3, 2 से बड़ी संख्या क्या 3 और 3 को 2 से गुणा किया कितना है 6, इसका 625। देखते जाओ बहुत कमाल की बात है। और पीछे तो 25 बोलना है आपको। 3 से बड़ी संख्या क्या है 4 और 4 को 3 से गुणा कितना है 12, तो कितना होगा 1225। वेरी गुड। फिर 25 लिखा मैंने। 4 से बड़ी संख्या क्या होती है 5 और 5 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा बताओ 20, है ना। फिर ये 25 तो ऐसे कैसे लिखा मैंने। 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6, तो 6 पंजे 30। वेरी गुड। फिर 25 लिखा मैंने। 6 से बड़ी संख्या होती है 7, 6 सत्ते 42 लिख दिया अपन ने। ये 25 ऐसा कैसे लिखा। 7 से बड़ी संख्या क्या होती है 8, तो 8 7 56 ये हो गया। तो देखते जाओ बहुत कितने कमाल से कितनी स्पीड से अपन गुणा कर रहे हैं, देखिए आप। फिर लिखा मैंने 85 गुणा 85। फिर मैंने 25 तो लिखा है ऐसे। 8 से बड़ी संख्या क्या होती है 9, तो 9 8 72 मतलब 7225। और देखिए आप फिर लिखा मैंने 95 को 95 से गुणा करना है, पीछे तो 25 आना है सही। 9 से बड़ी संख्या क्या है 10 और 10 को 9 से गुणा करके कितना आ गया 90, तो ये लिख दिया 9025। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखो आप फिर लिखा मैंने 105 को 105 से गुणा करना है, पीछे तो 25 आना ही है। तो 10 से बड़ी संख्या क्या है 11, 11 को 10 से गुणा किया तो 110, कितना आ जाएगा बताओ 110, तो 11025। और दिखाते हैं आपको। फिर लिखा मैंने 115 को 115 से गुणा करना है, तो 25 तो आएगा इसे भी, है ना। 11 से बड़ी संख्या क्या है 12, 11 को 12 से गुणा करने पर 132 आता है भी। 11 को 12 से गुणा करने पर कितना आता है 132, तो 18225 चुटकियों में, है ना। फिर अपन कह रहे हैं आपके सामने 125 को 125 से गुणा करना है, तो पीछे 25 तो आएगा इसे। 12 को 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 को 13 से गुणा करने पर 156 होता है भी। कितना होता है बताओ 156, तो आंसर हो गया 15625। कितना आसान है। जैसे आपको जैसे मैं क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूं गणित में, मान लो अब क्षेत्रफल पढ़ाते वक्त मैंने बोला कि एक वर्ग की भुजा 125 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा कितनी है 125 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब आपको यह तो पता है कि सर ने बता रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा का स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि ये भुजा का स्क्वायर होता है। ऐसे आपको 125 का स्क्वायर करना है, क्या करना है हाँ 125 स्क्वायर करना है। तो यहाँ तो आपको 2 सेकंड में नहीं लगे, कंसेप्ट पता है आपको, फॉर्मूला पता है आपको, पता है कि भाई भुजा का स्क्वायर होता है 125 स्क्वायर करते आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ज्यादा समय खा लग रहा है पता है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। 125 के लिए 125 लिख रहे हैं, पहले 5 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 1 से गुणा कर रहे हैं, फिर ये गुणा करने के बाद यहाँ लिख रहे हैं इस प्रकार से, और आप लगा रहे हैं इसमें 40 सेकंड। 40 से 50 सेकंड अपने बर्बाद कर रहे हैं आप, और 40 से 50 सेकंड बर्बाद करने का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात गांठ मान लेना, क्योंकि जब 2 सेकंड की चीज में अगर 40 से 50 सेकंड आप लगा रहे हैं तो मेरी गारंटी आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप नौकरी नहीं लग सकते, बिना मतलब परेशान हो रहे हो आप, ना ये कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे बहुत शानदार और अच्छे तरीके हम आपको बताएंगे जो कंप्लीटली अपन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कमाल की बातें हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं जो अपन इस्तेमाल करेंगे आपके सामने। ठीक है, धन्यवाद।